Good afternoon, everyone. Myself, Kiran Tiwari, and I'm here to teach you the subject that is management. Okay? अभी तक आपने business के बारे में पढ़ा होगा class 11th में, but now if we talk about class 12, then the very first chapter in which we are going to discuss about management. Okay? The first chapter, that is nature and significance of management. So we are going to discuss over here, that is nature and significance of but before coming to this we have to discuss about management. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपको भी पता होगा कि किसी भी काम को करने से पहले हमें चीजें मैनेज करनी होती हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फर्म, किसी भी टर्म की बात करें, किसी भी चीज को यहाँ से इसमें लिख दूं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो ये कलर ही नहीं आएगा। क्या अभी ये विजिबल है, ठीक है। मैनेजमेंट तो मैं बोल रही थी कि अगर हम अपने हाउस होल्ड में, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है, और हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है और हमें पता है कि हमारे घर पे ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल है मैनेजमेंट को समझाने का, कि हमें पता है कि हमारे घर में बिस्किट नहीं है पानी देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको पानी देते हो, एंड यू आर नोइंग दैट यू डोंट हैव बिस्किट्स, नीदर यू हैव स्वीट्स, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि अरे अब मैं क्या करूँ, अब तो गेस्ट आ गए, मैं अब जा करके अभी उनके सामने जाऊँ और दुकान से मिठाई लेके आ रहा हूँ। नहीं, ये मैनेजमेंट नहीं होता है। आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हो और आप घर के ही किन्हीं चीज़ों से, किस कुछ सामान से आपने फटाक से कोई स्वीट्स बना दिया। मान लो आप स्वीट्स नहीं भी बना पा रहे हो, आपके पास वो इंग्रीडिएंट नहीं है, आपके पास फ्रिज में लेमन पड़ा हुआ है, आपको पता है आपके घर में चीनी है और कोई भी आ रहा है तो आप सबसे पहले उसको पानी सर्व करोगे, तो आपने अपना सिक्स सेंस अप्लाई किया और आपने क्या कर दिया, उसको नींबू चीनी पानी दे दिया। सो ऑन दैट वे, इस जगह पे आपने एक अच्छा मैनेजमेंट कर लिया कि सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि आपके घर में बिस्किट नहीं था, और आपने बहुत ही अच्छे वे में उस चीज को मैनेज भी कर लिया। सिमिलरली अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो हमें बिजनेस करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनिशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये फटाफट से क्या एकदम से लाइन बोल दी। तो हम इसको थोड़ा ईज़ी कर देंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है? सॉरी, मैनेजमेंट, अगेन आई हैव टू टेक द पेन। ओके, मैनेजमेंट इज़ अ process. What is management? It is a process of getting things done. Effect process of getting things done effectively and effectively. Sorry, effectively and effi- efficiently. Okay. Now, what is process? If we talk about this term, कि management is a process of getting things done effectively and efficiently, right? Now, what if process? So, if we talk about process, process क्या है? Process एक series of steps है। मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए हमें एक स्टेप
एक सीरीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि आप टोटल 7 स्टेप्स पढ़ने जाएँगे, सॉरी, जिसमें कि आपको फर्दर प्लानिंग प्लानिंग, ऑर्गनाइज़िंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ये इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जिनके बगैर मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। आपको भी पता है किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें प्लान करनी पड़ती है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग? टॉक अबाउट इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट if we discuss, then uh, planning is a process where we decide what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done, and where it is to be done, etc etc। ठीक है? प्लानिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम क्या चीज़ के बारे में मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किसके थ्रू करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है? तो आप भी प्लान कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को अरेंज करो, मतलब किस तरीके से ये डिसाइड कर रहे होगे कि आप सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। या तो आप सबसे टफ सब्जेक्ट चूज़ करोगे, अपना आइडिया बनाओगे कि यार इसमें इतना नंबर मुझे इतना प्लान करोगे कि इतना तो अचीव हो जाए। एक टारगेट डिसाइड करोगे, राइट? दूसरे दू उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट, प्लानिंग करते हो। उस हिसाब से आप अपने गोल गोल पे फ़ोकस करते हो, राइट? अब आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है, ठीक है? आपने सोचा कि मुझे एक्स वाई जेड बिजनेस स्टार्ट करना है। ये अभी आप प्लान कर रहे हो, ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं कि हमने सोचा कि हमें जो है चेयर बनाना है, टेबल चेयर बनाना है, ये हमारा अभी प्लानिंग चल रहा है। मैंने सोचा कि मुझे टेबल और चेयर का एक बिज़नेस सेटअप डालना है। मैं अभी ये प्लान कर रही हूँ, बट उसके बाद क्या? तो हम चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अरेंज करेंगे, मतलब अलग-अलग रिसोर्सेज़ इकट्ठा करके लाएँगे, क्योंकि बिना खाली प्लान करने से तो वो चीज़ें अचीव होने वाली नहीं है। हम क्या करेंगे? हम वुड का अरेंजमेंट करेंगे, हम मशीनरीज़ का अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है? हम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज़ का अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, राइट? तो आप क्या करते हो कि सारा कुछ एक अकेला प्रिंसिपल ही तो नहीं करने जाता है। सारे अलग-अलग जैसे कि मान लो मैंने बोला कि स्कूल में कुछ बच्चों को सिंगिंग का भी प्रिपरेशन करना है, कुछ को डांसिंग करना है, कुछ को एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी है। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली म्यूज़िक टीचर देते हैं, उसमें म्यूज़िक के बच्चों को डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डांसिंग डांसिंग का एक अलग स्लॉट बनाते हैं। उसी हिसाब से हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, है ना? एक साथ ही हम सारी चीज़ें नहीं करने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज़। Now the third and the very very important step is that is staffing। अब हमने प्लान कर लिया, प्लान इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? ऑर्गेनाइज करने ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब सिलेक्टिंग द राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो एनुअल फंक्शन में हम क्या म्यूज़िक वाले को डांस का भी हेड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उसका स्पेशलाइज़्ड एरिया क्या है? वो म्यूज़िक ही है, वो गा ही सकता है और वो गाने वाले बच्चों को ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा सकता है।
राइट? वैसे ही डांसिंग वाला डांसिंग वालों को अच्छी स्पेशलाइज़्ड नॉलेज देगा क्योंकि उसको उस फ़ील्ड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। जब हम बिज़नेस के पर्पज़ से बात करते हैं तो आपको भी पता होगा कि बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़ा-सा हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये बड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसके भी अंदर डिफरेंट-डिफरेंट हायरार्की है, अभी मैं उस पे भी आऊँगी, बट उसके भी अंदर डिफरेंट-डिफरेंट हायरार्की होती है, ठीक है? जैसे टॉप में टॉप लेवल के वर्कर काम कर रहे होते हैं, फिर मिडल में मिडल लेवल के वर्कर काम कर रहे होते हैं, सुपरवाइज़री में लोअर लेवल के वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो ये हमें पता कैसे चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर क्वालिफिकेशन वी जस्ट स्टाफ देम, ठीक है? हाँ, आपने सुना होगा कि हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत जगह बहुत तरह की वैकेंसीज़ आई रहती है, तो क्या उसमें कोई भी जाके कहीं पे भी घुस जाता है? नहीं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है? रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर हम वहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एक तरीके का प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू उसको चीज़ें बताई जाती हैं, लोगों से मिलवाया जाता है, तो ये भी एक तरीके का स्टेप होता है दैट इज़ वी कॉल्ड एज़ स्टाफिंग, ठीक है? तो हम लोगों को स्टाफ करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से आदमी जाएँगे, जिनको प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज हो। प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसको मार्केटिंग फील्ड की ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है? प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में ही जाएगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में ही जाएगा, सेल्स वाला सेल्स में ही जाएगा, राइट? तो हम स्टाफिंग की बात करें तो हम यहाँ पे लोगों को स्टाफ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग, हमने प्लान कर लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने स्टाफिंग भी कर ली, एक बड़ा-सा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक? चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान कर ली, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया, अब हमने उसमें लोगों को भी ले आए। लेकिन इतने कर देने से हो जाएगा? नहीं। आप ही सोचो अगर आप किसी कंपनी में ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ाई के बाद फर्दर स्टडीज़ करने के बाद कहीं न कहीं एट द एंड काम ही करने जाओगे ना, या तो आप कोई बिज़नेस चलाओगे या तो आप कहीं पे एम्प्लॉयी एज़ अ एम्प्लॉयी कहीं वर्कर काम करोगे। तो क्या आप जाते ही एकदम से आप घुस जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट डे में क्या करना है? नहीं, सबसे पहले आपको वहाँ पे डायरेक्शंस दिया जाता है। अब वो कौन देगा? वो वहाँ की अथॉरिटीज़ देगी, ठीक है? जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में गई और मुझे फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे घुस रही हूँ, तो सबसे पहले मेरा भी ट्रेनिंग होता है, मुझे भी सिखाया जाता है, मुझे भी बताया जाता है, तो मुझे मोटिवेट किया जाता है, ठीक है? आप डायरेक्टिंग में क्या पढ़ोगे? आप डायरेक्टिंग में पढ़ोगे कि डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है कि आपको दिशा दिखाना, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आप किस डायरेक्शन में जाओ। आपको भी पता है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बट सबसे बेस्ट रास्ता कौन है वो आप डायरेक्टिंग डायरेक्शन में ही जानते हो, टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन यू हैव टू मूव। There also you will see that there are several elements which helps in this function that is very important, and the names are if it communication, there should be proper communication between the subordinate supervisor and subordinate. अगर इन लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कहीं न कहीं एक कह सकते हो कि काम करने का जो तरीका होता है, क्या पता सुपरवाइज़र जो है कुछ और कह रहा है और सबॉर्डिनेट को कुछ और ही समझ में आ रहा है, उल्टा-फुल्टा काम उसने कर दिया। अब आप कम्युनिकेशन के बारे में आप सोच रहे होगे कि मैं क्या बता रही हूँ, तो मैं इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इस पे फर्दर पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप डिटेल स्टडी करोगे, ठीक है? उसके बाद आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको टाइम टू टाइम पे वहाँ पे बूस्ट किया जाएगा ताकि आपका मोरल जो है वो डाउन ना हो। क्यों ना डाउन हो? ताकि आप ऑर्गेनाइज़ेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भूल ना जाओ, ठीक है? आप उस पे प्रॉपर वर्क करो, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है, जो होता है आपका एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप कोई भी चीज़ें परफ़ॉर्म नहीं कर सकते और जो लास्ट स्टेप है इस मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नाम से ही समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। पहले आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे, सोच कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ कर अब कंट्रोलिंग में आप यही देखने जाओगे कि जो आपने प्लान किया था, क्या आप कंट्रोल मतलब इस जब आप इस स्टेप पे आओगे तो आप यही चीज़ देखते हो कि जो भी चीज़ें आपने प्लान की थी एक्चुअल में वो चीज़ें आपको वैसे ही रिसीव हुई हैं या फिर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेरिवेशन आ रहा है।
डेरिवेशन मतलब कोई कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं है। कहीं आपने कुछ और प्लान किया था बट आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही आपने उल्टा-पुल आप ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर पाए। ठीक है? तो वो क्यों नहीं अचीव कर पाए हो? दैट कम्स अंडर द कंट्रोलिंग। Here you know that whether you have performed the way you have thought or you have done something else. ठीक है? तो this is also very very important functions of management. इतना तो हो गया प्रोसेस के बारे में। ठीक, इसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और अगर आपसे कभी ये बेसिकली 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस में आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेप फॉलो किया जाता है जिसमें कि ये 5 आपके फंक्शंस फ्लो करते हैं। इसको हम मैनेजमेंट का फंक्शंस भी बोलते हैं, जिसके बगैर मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप टास्क को सही समय पे कंप्लीट कर दे रहे हो। ठीक है? इफेक्टिवली का बहुत ही ईज़ी मतलब होता है कि आप राइट टाइम पे टास्क परफॉर्म कर दे रहे हो। टू परफॉर्म टास्क राइट टाइम। लेकिन एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप मिनिमम वेस्टेज करते हुए मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है? एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप बेस्ट वे में अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करते हो, मतलब कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिसोर्सेस को यूज किया है, उसके पोटेंशियल फॉर्म में यूज किया है, ताकि आपका कोई भी चीज वेस्टेज ना हो और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। हाँ, और एक चीज और है मैनेजमेंट के बारे में जो कि मैं बोलना चाहूंगी कि मैनेजमेंट भाई, कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके पीछे हम काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, ये तो थी मैनेजमेंट की एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन अगर आप बोलते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का फीचर्स क्या होता है, ठीक है? जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए, आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपको भी पता है कि आपको आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं। जितना अच्छा पॉइंट्स लिखोगे उस हिसाब से आपकी मार्किंग होती है। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है कि इसकी खूबियाँ जानते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या। सबसे पहला है मैनेजमेंट का जो फीचर होता है, वो होता है कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। अभी मैंने आपको बताया है, प्रोसेस में आप एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिसोर्सेस को बिना वेस्ट किए सही समय पे कंप्लीट करिए। दैट इज व्हाट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो अचीवमेंट या इट्स अ
organizational goal, or you can also say that it is a goal, is a goal oriented process. ठीक है। नाउ दूसरा, दूसरा क्या है कि मैंने अभी आपको बोला कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ विजन होता है, मिशन होता है, जिसके पीछे हम पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होता है। तो वो गोल कैसे अचीव हो, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ इट इज परवेसिव इन नेचर। अगर आप इसके बारे में बात करो, परवेसिव का मतलब क्या होता है? दैट इज अवेलेबल ऑल लेवल्स। हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको चीज़ें मैनेज नहीं करनी हो। चाहे वो प्लानिंग की बात करो, चाहे वो ऑर्गेनाइज़िंग की बात करो, वहाँ भी आप मैनेज करते हो। प्लानिंग में भी आप चीज़ें मैनेज करते हो। स्टाफिंग में भी आप चीज़ें मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज़िंग में भी, कंट्रोलिंग में भी और डायरेक्टिंग में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन जो होता है वो, उसमें टोटल 3 हायरार्कीज़ होती हैं। जहाँ पे अगेन अगर मैं इसके एक छोटा-सा फ्लो चार्ट बनाऊँगी। सबसे पहले इसके कुछ, जिसको कि हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टॉप की बात कर लीजिए, चाहे आप मिडल लेवल की बात करिए, चाहे आप मिडल की बात करिए, आप लोअर या सुपरवाइजरी लेवल की बात करिए। ठीक है? टॉप में क्या-क्या आएगा आपका? आपकी कंपनी के सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी टॉप अथॉरिटीज़ होती है, जिनका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, डिसीज़न्स लेना, सारी चीज़ें वही डिसाइड करते हैं, ठीक है? टॉप लेवल जो होती है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसमें आपके चेयरपर्सन भी आते हैं, इसमें आपके डायरेक्टर्स भी आते हैं, जो कि पूरा का पूरा सिस्टम को कैसे चलाना है, उस पे उनका फ़ोकस होता है, ठीक है? तो ये पॉलिसीज़, प्लान सारी चीज़ें ये बनाते हैं, जिनको फिर फर्दर ये ट्रांसफ़र करते हैं मिडल लेवल को। मिडल लेवल क्या करता है, वो लोअर लेवल को वो काम अगेन वो ट्रांसफ़र करता है। तो आप एक जगह से कह सकते हो कि मिडल जो होता है, वो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच का गैप भी फुलफ़िल करता है, और जो भी चीज़ें इसको टॉप लेवल से मिलती हैं, वो अगेन ये फर्दर पास करते हैं लोअर लेवल्स मैनेजर्स को, ठीक है? क्योंकि मैनेजमेंट में आपकी ये तीनों ही के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके बगैर आपका काम नहीं होता है। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि प्लानिंग वगैरह, अभी मैंने इसके पहले वाले पेज पे आपको पढ़ाया था कि जो भी चीज़ें हम प्लान करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव सेटअप्स करते हैं, वो सारा का सारा कौन फ्रेम करता है? टॉप लेवल, ठीक है? नाउ उसको फर्दर मिडल लेवल का क्या काम क्या होता है कि वो उन चीज़ों को पास ऑन करता है किस पे? लोअर लेवल के। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मिडल लेवल का कोई काम नहीं होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मिडल लेवल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि मिडल लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने-अपने एरिया में जितने भी टास्क होते हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं, और उनके अंडर में जो वर्कर आते हैं, फिर वो उनको फर्दर इंस्ट्रक्शंस उनको अपने तरीके से गाइडलाइन, पॉलिसीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इससे आपको ये पूरा का पूरा हायरार्की चेन चलता है, ठीक है? फिर वो पास ऑन होता है लोअर लेवल पे, मिडल लेवल में आपके सारे जितने भी प्रोडक्शन हेड हो गए, मैनेजर्स हो गए, जितने भी आपके मैनेजर्स हो गए, जैसे आपके परचेज़ मैनेजर्स हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए,
आपके सेल्स मैनेजर हो गए, ये सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर में आते हैं, ठीक है? मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, वो सब सारे इसमें फॉल ऑन करते हैं। और लोअर लेवल में बेसिकली आपके आते हैं सुपरवाइज़र, फोरमैन, इसको हम सुपरवाइज़री लेवल भी बोलते हैं, ठीक है? सुपरवाइज़र लेवल्स सॉरी सुपरवाइज़र्स आते हैं आपके और आपका फोरमैन, उनके अंडर में जो लास्ट लोअर आप समझते हो सबसे नीचे के वर्कर जिनके अंडर में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, फिर अगेन वो उनको ड्यूटीज़ पास ऑन करते हैं, ठीक है? तो पूरा का पूरा ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो एक-दूसरे से लिंक होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट सभी जगह पे मौजूद होता है, चाहे आप टॉप की बात करिए, इसीलिए हम इसको इसका नेचर जो है वो परवेसिव होता है, टॉप में भी होता है, मिडल में भी होता है, लोअर में भी होता है। ये हम इसके फीचर्स की बात कर रहे थे। इट इज़ परवेसिव इन नेचर। फिर मैंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, कीप्स ऑन चेंजिंग। मैनेजमेंट जो है हमेशा बदलता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे चीज़ें मैनेज कर रही हूँ या मैं मेरे पढ़ाने का तरीका भी अगले वाले टीचर का भी एकदम सेम सेम टू सेम होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गनाइज़ेशन में जैसे कोई एक बंदा काम कर रहा है, अगला वाला भी वैसे ही काम करता है, ठीक है? वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑर्गनाइज़ेशंस के भी जो वर्किंग क्राइटेरिया है, वो भी चेंज होते हैं। पहले आप जैसे मैं आपको सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आप पहले के टाइम पे बिल्कुल ही ऑफ़लाइन पढ़ाई करते थे। आपकी चीज़ें जो होती थी, बिल्कुल ही ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं था। बट आज की सॉरी इन दिस एरा आप देख रहे हो कि चीज़ें कैसे एकदम से कन्वर्ट हो गई हैं और सारी की सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द changing environment. You cannot remain same. Otherwise, it is very difficult to adapt those features. आपको भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप एकदम से चेंज भी नहीं हो जाते हो, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस कीप्स ऑन चेंजिंग हमेशा बदलता है, ठीक है? उसके बाद इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे हो गया भई? आप यहाँ पे मैंने इसको हम जैसे कि बहुत ही शॉर्ट मल्टी डायमेंशन होता है, कई तरीके से परफ़ॉर्म किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क इसके अंडर में आता है कि हम काम को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं। ये थी इसके कुछ फीचर्स के बारे में जिसके बारे में हमने एक छोटा-सा डिस्कशन किया। वैसे ही इसका कुछ इम्पोर्टेंस है जो कि भी हम आपसे डिस्कस करेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगेन इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है? और उसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको सिंगली नहीं कर सकते हो, मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन का काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको उसको करने के लिए बहुत सारे लोग की ज़रूरत होती है। बट सॉरी इसके पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो हमें ये भी जानना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? नो 3 तरह के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव which is same for everyone, every worker who is working under that organization. ठीक है? जैसे कि अगर मैं कोई स्कूल चला रही हूँ तो मेरा भी वही ऑब्जेक्टिव होगा। मेरा भी ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं अच्छा रिजल्ट, बच्चे अच्छा रिजल्ट वहाँ के परफॉर्म करें। ठीक है? वहाँ के टीचर का भी यही एट द एंड वही ऑब्जेक्टिव होगा कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है? तो मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही होगा। ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे के पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। और ये 3 इसके अंडर भी 3 चीज़ें आती हैं, जो कि होता है आपका सबसे पहला सर्वाइवल। कि सबसे पहले अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हो, तो आपको सर्वाइव करना है। जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो ये कैसे होगा जब आप अच्छा मैंने अभी आपको स्कूल का एग्ज़ाम्पल दिया, तो जितना अच्छा आप रिज़ल्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपका नाम होगा, उतना ही ज़्यादा फेम कमाओगे, उतना ही ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे। क्योंकि आप सिंगल एक स्कूल तो चलाने वाले आदमी हो नहीं, ठीक है? आपके साथ बहुत सारे पता नहीं कितने सारे वर्ल्ड लेवल पे नेशनल लेवल पे और के सिटी लेवल की अगर स्टेट लेवल की मैं बात करूँ, सिटी की बात करूँ तो बहुत सारे डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है? आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा होता है प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी आपको पता ही होगा कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यहाँ पे आपको प्रोफ़ेशन की तरह कोई वेजेस सैलरी सॉरी प्रोफ़ेशन की तरह कोई यहाँ पे फ़ीस और एम्प्लॉयमेंट की तरह कोई यहाँ पे सैलरी वग़ैरह तो मिलती नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप प्रॉफ़िट अर्न करते हो, जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा, उतना ज़्यादा आपके सर्वाइवल्स के चांस बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको भी पता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यहाँ पे प्रॉफ़िट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? और जो लास्ट है वो है आपका ग्रोथ। जब आप अच्छा से अच्छा प्रॉफ़िट करोगे तभी आप वहाँ पे ग्रो करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर कोई कंपनी चला रही हूँ तो मेरा भी अगर बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है बिज़नेस तो मैं भी चाहूँगी कि फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँ। मैं भी इसके डिफरेंट ब्रांचेस स्टार्ट करूँ। अलग-अलग सिटीज़ में भी इसको लेकर के जाऊँ, इसका हर जगह पे नाम हो। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ग्रो करते हो और वन्स यू ग्रो then only you are able to survive. Okay, then only you are going to um, uh, we can say that your management is good, fair enough, you are able to achieve your organizational objective. इसके बाद ये तो पहला ऑब्जेक्टिव था, ठीक है? जो दूसरा होता है वो होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल में क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो वही नहीं, आप कोई फर्म चला रहे हो तो उससे सोसाइटी का भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है? टुवर्ड्स दी एम्प्लॉयमेंट अगर आप ऑब्वियस सी बात है कि आप बिजनेस करने जाओगे तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी दोगे, तो उससे आपका सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए। आप कोई ऐसा बिज़नेस मत करिए जिससे कि आप फालतू का सोसाइटी को नुकसान करिए, ठीक है? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला ऐसा कुछ मत करने लगिए जैसे कि जैसे बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती भी है जिससे कि ये सोसाइटी इफ़ेक्ट होता है बट उसके भी तौर-तरीके होते हैं, ठीक है? वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसा करिए जिससे कि सोसाइटी का भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है? और थर्ड होता है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। अब आप ही सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें भी तो ग्रो करना है। मतलब अगर मैं कहीं पे एज़ अ ऑफ़िसर ग्रेड अगर एम्प्लॉयी मतलब वहाँ पे मुझे रखा गया है, क्या मैं पूरे अपने ज़िंदगी के 60 साल वहीं वैसे ही ऑफ़िसर ग्रेड पे ही बिताना चाहूँगी? जी नहीं, मैं भी चाहूँगी कि मेरा भी प्रमोशन हो,
मेरा अपना एक कॉम्पिटिशन होगा, मुझे भी अपने आप को आगे लेकर के जाना है, मेरा भी अपना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा ऑर्गनाइज़ेशन से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरे साथ कोई फालतू की कोई बदतमीज़ी ना करे, ठीक है? सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, टाइम पे सैलरीज़ मिलनी चाहिए और उसके साथ-साथ प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमें भी टाइम टू टाइम पे प्रमोशन वगैरह दिया जाए। ये सारी सुविधाएँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much everyone. Hope you have liked this video and will continue in the next video. Thank you so much. सर ये हो गया।